हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका सूरज भैया। मेरा यूट्यूब चैनल सूरज भैया में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 12th में हैं और सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपके लिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 26 मार्क्स का आपको ये 15 डेज में, आप सिर्फ 2 घंटा मेरे को दे दो, आप 15 डेज में आप 26 मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, 100% आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, यदि आप पढ़ लिए हो पहले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप स्पीड में देख लो। हम धीरे धीरे बोलते हैं, हमको ये पता है। धीरे धीरे इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूसरे को समझ में भी आना चाहिए। हम स्पीड में बोलेंगे, आपको 10% बच्चा ही समझ पाएगा, 40%, 90% खत्म। इसलिए आपको यदि स्पीड लग रहा है तो आप ठीक है, नॉर्मल में देखो। यदि आपको स्पीड नहीं लग रहा है तो आप स्पीड कर लो। आपको स्पीड करने आता होगा, यदि नहीं आता है तो 3 डॉट, वीडियो के ऊपर में 3 डॉट होगा, वहां पे जाकर के नॉर्मल से स्पीड कर लेना, 2x के स्पीड में देख लेना। स्पीड करके आप देख लो। हम ये नहीं बोल रहे मेरा वीडियो आप 100% देखो। आपको यदि जरूरत है, आप यदि नहीं कर पाए अभी तक, आपका नहीं हुआ है, तो आप ये वीडियो देख करके भी आपको 26 मार्क्स इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे जो 9 मार्क्स का है। 35-36 मार्क्स का हम आपको यही 10-15 दिन में आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जिसमें आपको अभी तक हम पढ़ा चुके हैं जीओसी का, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन ओवरव्यू आपको हम दिखा चुके हैं पिछला वीडियो में। आप नहीं देखे हो तो वीडियो में जाकर के आप देख लो, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो। सीबीएसई बोर्ड से हो, फिर बोल रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से हो, आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा दिए थे, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन पढ़ा दिए थे। उसी के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपको हम पढ़ाए थे उसका रिकैप कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको हम क्या पढ़ाए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक में हम बताए थे, एक मेरा होता था सबस्ट्रेक्ट, उसमें हम रिएजेंट को ऐड करते थे, बीच में बनता था इंटरमीडिएट बनने के बाद वो होता था क्या, अनस्टेबल। लेकिन अनस्टेबल में कोई रहना पसंद करता नहीं है, हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता था स्टेबल में, जो कि बनता था प्रोडक्ट। क्या हुआ, सबस्ट्रैक्ट या फिर रिएक्टेंट। सबस्ट्रैक्ट को ही बोलते हैं हम क्या, रिएक्टेंट। याद रखना, रिएक्टेंट बोलो या फिर सबस्ट्रैक्ट बोलो, दोनों सेम है। उसमें रिएजेंट को हम लोग ऐड करते थे, दोनों मिक्स करके बनता था इंटरमीडिएट, जो कि होता था अनस्टेबल। जब अनस्टेबल को स्टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो बनता है मेरा प्रोडक्ट। जनरली सबस्ट्रैक्ट को रिएजेंट में ऐड करेंगे तो बनेगा प्रोडक्ट। लेकिन बीच में मेरा बनता था इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट भी 3 तरह का था, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन जब भी बोलेंगे हम, आपको समझना है सी पे प्लस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। अब कैसे हुआ नहीं हुआ ये आप पीछे वीडियो में आपको हम बता दी, आप वहां से देख, जितना बोलते सिर्फ उसको दिमाग में रखो। कार्बोकैटायन बोले तो सी पे प्लस चार्ज, कार्बोएनायन बोले तो सी पे माइनस चार्ज, फ्री रेडिकल बोले तो कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे बिंदा बिंदा करके। ये आपको आना चाहिए, हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। फिर बोल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर पेज आपको रटा होना चाहिए। अभी तक जो पढ़ा दिए उसको रट लो, कोई उपाय नहीं है। रटोगे फिर आगे बढ़ोगे, फिर समझ में पूरा क्लियर आएगा। एक का दूसरे के साथ लिंक है, आपको हर एक वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा, आगे समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल आपको इंटरमीडिएट में पता है। रीएजेंट का थोड़ा सा बताए थे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके बाद बताए हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद बताए इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कौन इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। आपको अभी हम बताएंगे 2 तरह का बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। साथ आप भी बोलो, ठीक है। शुरू का जो 10 मिनट होता है वो पीछे का कन्वर्जन होगा। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। दूसरी बात, यदि एक बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन। यदि 2 बॉन्ड है, कितना, 2 बॉन्ड है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन
एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यदि सिर्फ एक बॉन्ड है तो वह होगा मेरा सिग्मा बॉन्ड। यदि 2 बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई। यदि 3 बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा 2 पाई। यदि 4 बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा 3 पाई। यदि 5 बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा 4 पाई। ठीक है, दो पहला छोड़ के 2 से लेकर के ऊपर तक सभी में पहला सिग्मा और बाकी के सब पाए। पहला सिग्मा बाकी के सब पाए। हम बार बार आपको रिपीट कर, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आप कहीं पे भी एक सिंगल बॉन्ड देखोगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड। कौन बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह कौन इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन कौन इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यदि आप एक से ज्यादा बॉन्ड देखते हो, 2 बॉन्ड देखते हो, 3 बॉन्ड देखते हो, 4 बॉन्ड देखते हो, 5 बॉन्ड देखते हो, 6 बॉन्ड देखते हो, कितना भी बॉन्ड देख लो, पहला बॉन्ड, उसका जो पहला बॉन्ड होगा वह हम सिग्मा। मान लो 2 बॉन्ड है, पहला सिग्मा और पाई। मान लो 3 बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी के 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाए थे। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या बोले थे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अभी जो हम बताए इसलिए बताए क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ही खेल हुआ इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में। कौन इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, या सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हो। सिग्मा बॉन्ड बोलोगे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोले तो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन से ही बना होता है, पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन से बना होता है। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो क्या हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा बॉन्ड का खेल हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से दूसरी जगह गया, दूसरी की ओर गया। किधर गया? किधर गया? आप देखे, यदि वीडियो तो नहीं देखे तो कोई बात नहीं, यहां से आप सीखे। जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था उधर इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ा। मान लो मेरे पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2 तरह का लड़का होता है, एक होता फर्स्ट बेंचर, एक होता लास्ट बेंचर। ठीक है, लड़की को वही फंसा सकता है जो लास्ट बेंच में। क्यों? क्योंकि लास्ट बेंच में अक्सर क्या होता है, उसी तरह का लड़का रहते हैं, और फर्स्ट बेंच में क्या होता है, पढ़ने वाला लड़का रहता है। तो पढ़ने वाला लड़का पढ़ भी रहा, वह भी कर रहा, वह पॉसिबिलिटी कम रहता। क्या? पॉसिबिलिटी कम रहता। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा होगा, जिसमें जितना ज्यादा खींचने की कैपेसिटी होगी वही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो हम बताए थे आपको इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का था। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का था, एक था प्लस आई, एक था माइनस आई। एक था प्लस आई, एक था माइनस आई। सबसे पहले बताया था आपको माइनस आई। माइनस आई देखते ही आपका दिमाग में आना चाहिए क्या? पुल वाला कंसेप्ट। क्या? पुल वाला कंसेप्ट। माइनस आई मतलब पुल, माइनस आई मतलब पुल। इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी माइनस आई ग्रुप में क्या थी? ज्यादा थी। माइनस आई ग्रुप में ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन को वो खींच ही लेता, इलेक्ट्रॉन को क्या खींच लेता। तो माइनस आई ग्रुप था जो, वह क्या करता था? इलेक्ट्रॉन को खींच लेता। इंडक्टिव इफेक्ट 2 पार्ट, प्लस आई माइनस। माइनस आई क्या था? पुल था, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेता। विथड्रॉ मतलब वहां से खींच लेता। अब प्लस आई क्या करता? इलेक्ट्रॉन को पुश करता, इलेक्ट्रॉन को पुश करता। माइनस आई प्लस आई कहीं पे भी देखते हो माइनस वाला पार्ट, माइनस जैसे आया तो तुम समझ लो खींचने वाला बात हो रहा। क्या? खींचने वाला। यदि प्लस आ गया तो पुश करने वाला बात हो रहा, पुश करने वाला बात। ठीक, तो माइनस मतलब क्या हो? विथड्रॉ, विथड्रॉ कर रहा था माइनस वाला। अब प्लस आई मतलब पुश कर रहा था, डोनेट कर रहा था, मतलब डोनेट कर रहा था, दे रहा था, पुश कर रहा था। समझे? प्लस आई माइनस आई कंप्लीट हो गया। इसमें कौन बॉन्ड या कौन इलेक्ट्रॉन काम कर रहा था? सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे खेल। उसके बाद आया हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में भी सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ही खेल था, लेकिन वहां पे भी डीलोकलाइजेशन हो रहा था। लेकिन सी और एच का बीच में कंप्लीट बॉन्ड टूटता था। सी और एच का बीच में कंप्लीट बॉन्ड टूटता था। सी और एच का बीच में कंप्लीट बॉन्ड टूटता था। उसके वजह से क्या होता था? डबल बॉन्ड
आता था, ठीक है। वह हाइपर कंजुगेशन में आप जा करके देख लोगे क्या क्या होता है, वहां पे आपको हम बता चुके। इसी के बेस्ट पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको देख लेते हैं, फिर हम आके आपको रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल बताएंगे। उसके बाद फिर रेजोनेंस, पहले रेजोनेंस का समरी बता देंगे क्या है नहीं है, कैसे काम करेगा। सबसे पहले आप देखो, कोई भी स्टोरी देखते हो उसका आप क्या क्या ओवरव्यू पहले ले लो, उसमें क्या क्या आने वाला है, क्या क्या मुद्दा है मेरे पास। जब वह मुद्दा आपको पता चल जाएगा तो आपको पढ़ने में इजी लगेगा। किसी भी चीज को आप पूरा माथा को कंसंट्रेट करके मत, मतलब आप ओवरव्यू नॉर्मल रो, नॉर्मल रो आपको ज्यादा समझ में आए। हम देखें, आप नॉर्मल रो, वर्ड को देखो, वर्ड के बारे सोचो, आखिर ये वर्ड जो है वह बोल क्या रहा है, वह चीज समझ गए तो बस हो गया, कंप्लीट है आपका। आपको कोई भी एग्जामिनेशन हो आप क्रैक कर लोगे, ठीक है। आप क्लास 12th का हो, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दोगे, आई मीन क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th में जो था उसका एग्जाम नहीं हुआ था, तो डरना भी नहीं है, क्योंकि आपके साथ हम हैं। आपको 100% हम आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जहां जहां आपको दिक्कत होगा, आप इस वीडियो के नीचे आपको यदि कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें अल्फा एच वाला कंसेप्ट है। आपको बताए थे अल्फा एच क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है। हम बताए थे आपको हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन जो है मेरा, वह 3 तरह के एलिमेंट में देखा गया। एक तो कार्बोकेटाइन, एक फ्री रेडिकल, एक अल्कीन। एक कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, अल्कीन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, अल्कीन। ये तीनों जब भी रहे, कौन चीज, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और अल्कीन, ये तीनों दिखे तो लगे तुमको याद आ जाना चाहिए जो हमको हाइपर कंजुगेशन एक बार चेक कर लेना चाहिए। यदि ये तीनों है, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते थे एक्टिव सेंटर। यदि आपको नहीं पता है तो आप पीछे वाला वीडियो देख लो, बार बार बोल रहे हैं। उसको बोलते थे एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर से जो डायरेक्ट कार्बन था जुड़ा हुआ, उस कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। एक्टिव सेंटर से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और उस कार्बन पे जितना हाइड्रोजन हो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन का 2 कंडीशन था, एक तो उसके पास अल्फा एच होना चाहिए, अल्फा कार्बन के पास अल्फा एच होना चाहिए, और अल्फा कार्बन जो है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करना चाहिए, तब हाइपर कंजुगेशन वहां एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट बता चुके थे, फिर बता दिए हम दोबारा। तो चलो फिर इस बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, फाइंड अल्फा एच। आप इस क्वेश्चन में अल्फा एच निकालो, उसके बाद कंपेयर स्टेबिलिटी, आप स्टेबिलिटी को देखो। तो देखो, ये जब हम डबल बॉन्ड, हम क्या बोले, या तो हम क्या बोले, 3 तरह का एलिमेंट होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, कार्बोकेटायन, या फिर फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, या फिर अल्कीन, या फिर अल्कीन। ये तीनों जब भी रहे तो हमको हाइपर कंजुगेशन के बारे एक बार सोच लेना चाहिए। हमको अल्कीन भी दिया हुआ, फ्री रेडिकल भी दिया, कार्बोकेटाइन दिया। कार्बोकेटाइन जब भी बोलेंगे सी पे प्लस, सी पे प्लस। यदि कार्बन पे कहीं पे भी प्लस दिखाई दे तो वह होता है कार्बोकेटाइन। यदि कार्बन पे फ्री रेडिकल दिखाई दे तो वह होता है फ्री रेडिकल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो वह फ्री रेडिकल कहलाता है। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाए तो वह कहलाता है अल्कीन। वह क्या कहलाता है, अल्कीन। तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है। आप क्वेश्चन को पहले लिख लेना, हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे देखें हम कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। इस कार्बन से डायरेक्ट जो कार्बन है, ये मेरा क्या हो गया, एक्टिव सेंटर। ये क्या हो गया, एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर, सेंटर, एक्टिव सेंटर। अब एक्टिव सेंटर से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 कार्बन जुड़ा है। एक तो इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा, एक तो इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा। जो डायरेक्ट कार्बन है उसमें हम देखेंगे H का संख्या कितना, H का नंबर कितना। तो इस कार्बन से डायरेक्ट जो कार्बन है उसका नंबर 3 है, और इसका कार्बन का भी 3 है। तो 3 अल्फा H ये हो गया, ये 3 अल्फा H हो गया। तो कितना हो गया, 6 अल्फा H। समझे नहीं समझे। अल्कीन को देखते ही मेरा दिमाग में आना चाहिए वह क्या, एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर हम पकड़ ली। अब एक्टिव सेंटर से जितने भी कार्बन है वह हो गया अल्फा कार्बन। वह क्या हो गया, एक्टिव सेंटर से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कार्बन से वह हो गया अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन वह हो गया अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन था, कितना था, 2 कार्बन, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, 2 कार्बन हो गया। एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन अल्फा एच हो गया।
अब इसका निकाल के देखो भैया, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग निकालो और कमेंट करो कितना आया इसका अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये मेरा एक्टिव सेंटर हो गया, इस पे डायरेक्ट ये एक्टिव सेंटर से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और यही कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। इसी कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। एक्टिव सेंटर से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ था कार्बन उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। उस कार्बन से जितने हाइड्रोजन है वो बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब हम बताए थे हाइपर कंजुगेशन इज स्टेबिलिटी में बताए थे, जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा एच वह उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अल्फा एच इसके पास 6 है, इसके पास 9 है, तो ज्यादा कौन स्टेबिलिटी होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल। हम क्या बताएं, जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा एच वह उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है भैया, कंसेप्ट आपको हम बता दिए। आपको नहीं आया समझ में तो अब तो हम समझा नहीं सकते हैं, आपको कोई और ही समझा सकता है। चलिए भैया, तो ये हुआ था हाइपर कंजुगेशन पे, एक कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे मेरा क्या। आपको बताए थे पहले ही, 4 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, वह किसके वजह से होता है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 तरह का हमको इफेक्ट पाया गया जब इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करते हैं, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक। तो रेजोनेंस को ही बोलते हैं मेजोमेरिक। हम उसमें से 2 कंप्लीट कर लिए, इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन। अब रेजोनेंस को हम लोग पढ़ेंगे। रेजोनेंस और मेजोमेरिक में ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको उस डिफरेंस पे नहीं जाना, क्योंकि आपके सिलेबस में उससे इससे बढ़ के आपको आएगा नहीं। आपको इतना समझना, रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट दोनों सेम है। ये समझने से पहले आपको छोटा सा कंसेप्ट हम बताते हैं। अभी हम पहले ही बताए थे कुछ देर पहले, लेकिन फिर से हम बता देते हैं, पहले उसको समझो। सबसे पहले कंसेप्ट में क्या है, हम बताए थे आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। देखो भैया, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा इलेक्ट्रॉन। हम आपको बताए कोई भी एक बॉन्ड है, जैसे ये एक बॉन्ड है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग साझा में मिलाते हैं तब एक बॉन्ड बनता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं तो एक बॉन्ड, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वह बॉन्ड कभी नहीं बना सकता। तो 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जब मिल जाते हैं तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, 2 बॉन्ड। लेकिन लेकिन इस बॉन्ड में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। जब 3 बॉन्ड बनाएंगे तो इस बॉन्ड में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, इस बॉन्ड में भी 2 ही, इस बॉन्ड में भी 2 ही, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन सब में है, तो टोटल हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, आप इससे इलेक्ट्रॉन को पता कर सकते हो कितना इलेक्ट्रॉन किसमें है। अब आपको हम पूछते हैं थोड़ा सा, आप बताएंगे हमको। देखो भैया, जैसे ये एक बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 बॉन्ड है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, ये 3 बॉन्ड है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ये 4 बॉन्ड है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ये 5 बॉन्ड है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो आप समझ में आ गया। एक बॉन्ड में भैया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4, जितना बॉन्ड उसको इंटू कर देंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। आप इस तरह उसको इंटू कर लो। लेकिन अब मेन कंसेप्ट यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होगा, एक ही सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, 2 पाई। 4 बॉन्ड में एक सिग्मा, 3 पाई। 5 बॉन्ड में एक सिग्मा, 4 पाई। इससे हमको क्या पता चला, सिंगल बॉन्ड जब भी हम देखेंगे, मेरा दिमाग में आना चाहिए, अच्छा उसमें सिग्मा बॉन्ड ही होगा, वह सिग्मा बॉन्ड ही। जब हम डबल बॉन्ड देखेंगे तो उसमें मेरा दिमाग में ये आना चाहिए, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। जब 3 बॉन्ड देखेंगे तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और 2 जो बचा वह पाई बॉन्ड। इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, समरी ये रिजल्ट निकल के आया, जब 2 से ज्यादा बॉन्ड रहे तो पहला सिग्मा, बाकी सब पाई बॉन्ड। रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट जो है मेरा, दोनों सिमिलर ही है, दो वह जो है उसमें जो है, ये जो
पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जो है, उसी का डीलोकलाइजेशन होता है। उसी के डीलोकलाइजेशन होने के वजह से मेरा रेजोनेंस का एग्जिस्टेंस हुआ, मेसोमेरिक इफेक्ट का एग्जिस्टेंस हुआ। किसका? जब पाई बॉन्ड का डीलोकलाइज हुआ। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, जैसे डबल बॉन्ड रहा तो उसमें ये हमको दिमाग में होना चाहिए, इसमें एक पाई बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसमें ये होना चाहिए दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड कितना है? 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब पूछे तो 4। अब बताओ मुझे, जब सिंगल बॉन्ड रहे उसमें रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वह तो सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस का एग्जिस्टेंस ही होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का ही डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया तो आगे आपको फटाफट रेजोनेंस भी समझ में आ जाएगा। आप फटाफट देखते चलो कैसे आता है आपको समझ में, बहुत जरूरी। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या, दिस टाइम पाई इलेक्ट्रॉन विल बी डीलोकलाइज। हम आपको बताए थे इस टाइम में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन विल बी डीलोकलाइज्ड। अब कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ये सारे 3 कंडीशन है, इसको हम आपको रफली समझा रहे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको हम स्लाइड में ले जा करके दिखा देंगे। देखो भैया, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस का 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन समझ लो, पहला कंडीशन क्या है, यदि x और y के बीच डबल बॉन्ड हो, x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x और y के बीच डबल बॉन्ड हो और इस डबल बॉन्ड वाले एटम से यदि डायरेक्ट कार्बन हो जुड़ा हुआ, डायरेक्ट कार्बन हो, बार बार बोल रहे हैं, डायरेक्ट कार्बन हो और उस पे प्लस चार्ज हो, मतलब कैटायन वाला चार्ज हो, या फिर एनायन वाला चार्ज हो, या फिर फ्री रेडिकल हो, या फिर लोन पेयर हो, या फिर लोन पेयर हो। हम क्या बोले, एक्स और वाई जब दो एलिमेंट हो उससे डायरेक्ट कार्बन जो जुड़ा होगा उस कार्बन पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो नेगेटिव चार्ज हो, या तो फ्री रेडिकल हो, या तो लोन पेयर हो। पॉजिटिव चार्ज को ही बोलते कार्बोकेटायन, नेगेटिव चार्ज को बोलते कार्बो एनायन, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, और ये एलिमेंट पे लोन पेयर होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। पहला कंडीशन क्या है, एक्स और वाई दो एलिमेंट है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, उस एक्स और वाई से जब डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हो, उस पर प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, लोन पेयर हो, ये रेजोनेंस का एक पहला कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन, यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, तो ये एक कंडीशन कहलाता है मेरा रेजोनेंस का। रेजोनेंस का दूसरा कंडीशन हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड रहे बीच में और फिर डबल बॉन्ड। जैसे मान लो हम एग्जांपल देते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अल्टरनेट में देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल। अल्टरनेट पे क्या, डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये रेजोनेंस में शो करेगा डबल सिंगल डबल, यहाँ फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ठीक है, तो ये रेजोनेंस में शो करेगा। जब क्या बोले, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल हो, ये रेजोनेंस का एक कंडीशन हुआ। एक कंडीशन ये हो गया, दो कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब लास्ट कंडीशन हम देख लेते हैं। ठीक है भैया, 1 मिनट, लास्ट कंडीशन हम आपको बता देते हैं। लास्ट कंडीशन क्या है, 3 नंबर वाला कंडीशन, एक्स पे क्या हो, या तो प्लस चार्ज हो, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, या तो प्लस चार्ज हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कोई मान लो एक दूसरा एलिमेंट है जिसपे या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है। एक्स मान लो कोई एक एलिमेंट है, एक्स पे यदि प्लस चार्ज हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो, उससे डायरेक्ट एक दूसरा एलिमेंट है जिससे एक माइनस चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, ये भी एक कंडीशन कहलाता है। मेरे पास 3 कंडीशन हुआ, एक हुआ एक्स और वाई के बीच डबल बॉन्ड, उससे डायरेक्ट कार्बन पे या तो प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज या तो फ्री रेडिकल या फिर लोन पेयर। दूसरा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
तीसरा, यदि x पे प्लस चार्ज हो या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो, उससे डायरेक्ट y जो एलिमेंट है उस पे या तो माइनस चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो। यही तीन कंडीशन है रेजोनेंस का, यही तीन कंडीशन है रेजोनेंस का। ठीक है, इसको एक बार स्लाइड में ले जाकर के दिखा देते हैं आपको, तो फिर आगे देखते हैं क्या है। पहला कंडीशन वही है, दूसरा कंडीशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये हो गया। अभी तक हम लोग रेजोनेंस के अंदर क्या पढ़े, हम लोग अभी तक रेजोनेंस के अंदर ये पढ़े हैं कि रेजोनेंस में क्या होता है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन होता है किसका, रेजोनेंस का। पाई बॉन्ड जो होता है उसका पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। और पाई बॉन्ड का शुरुआत कहां से होता है, डबल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड कभी भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, वह क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर चार बॉन्ड या फिर पांच बॉन्ड, जहां पे भी रहेगा वहां पे पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस होगा, वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखे, इसका तीन कंडीशन था, रेजोनेंस का तीन कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हो, या तो प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज, या तो फ्री रेडिकल या फिर लोन पेयर। यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ क्या था, डबल बॉन्ड था। उस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन पे या तो प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज या तो फ्री रेडिकल या तो लोन पेयर, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये मेरा दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन क्या था, एक्स पे या तो पॉजिटिव चार्ज या तो वैकेंट ऑर्बिटल, क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल, उसका कनेक्ट डायरेक्ट वाई से होगा जिसके पास माइनस चार्ज होगा या फिर लोन पेयर होगा। अभी तक आपको हम यही तीन कंडीशन और क्या बताए, पाई बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन उसका डीलोकलाइजेशन होता है। रेजोनेंस में अभी तक आपको क्या बताए, पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होता है, उसका डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब इधर से उधर क्या होता है, जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही काम है, पुराना बॉन्ड को तोड़ना, नया बॉन्ड बनाना। पहला स्टेप, ओल्ड बॉन्ड जो है मेरा उसको तोड़ेंगे और उसको तोड़ के नया बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ही काम होगा। उसके बाद रेजोनेंस का तीन कंडीशन था, वह तीन कंडीशन देखे। पहला कंडीशन क्या था, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उससे डायरेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज या तो फ्री रेडिकल या फिर लोन पेयर। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या था, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या था, एक्स पे या तो प्लस चार्ज या तो वैकेंट ऑर्बिटल, उससे डायरेक्ट कनेक्ट एक तो वाई होगा। एक्स और वाई आप कोई भी एलिमेंट को ले सकते हो, उस पे या तो माइनस चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, तो वह भी मेरा रेजोनेंस में रहेगा। उसके बाद हम एक चीज देखते हैं, और क्या, हम क्वेश्चन को कुछ कर लेते हैं, इसी पे बेस्ड क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है भैया, क्वेश्चन है अपन का, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, उससे कार्बन कनेक्ट हो, उससे फिर कार्बन पे प्लस चार्ज हो। आप लोग ये देख करके हमको बताएंगे क्या ये रेजोनेंस के तीन कंडीशन में से क्या ये कोई भी एक कंडीशन ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे डायरेक्ट कनेक्ट है कार्बन, फिर उससे कनेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये कोई भी रेजोनेंस का तीन कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिर्फ आपको इसका आंसर देना, आप कमेंट करें नीचे, दे रहा है या नहीं दे रहा है, यस या नो। यदि दे रहा है तो यस, नहीं दे रहा है तो नो। हम देख रहे हैं ऐसा आपको तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हम नहीं दिखाए, इसका आंसर होगा नहीं दे रहा है, मतलब नो। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो 6 बॉन्ड का कार्बन है, उसके बाद उससे कनेक्ट एक डबल बॉन्ड है, मतलब इन है, उससे फिर डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन है, उस पे प्लस चार्ज है। क्या इसको देख करके आपको लग रहा है क्या रेजोनेंस का एक भी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। हम क्या बोले, 6 कार्बन का एक रिंग है, एक जगह उसका डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड से कनेक्ट डायरेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज। क्या ये रेजोनेंस का कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको तीन कंडीशन हमने बताया अभी तुरंत, वह तीनों कंडीशन में आपको ये चेक करना है ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो यस, यदि नहीं कर रहा है तो नो लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। हम देख रहे हैं इस कार्बन से हम लेकर के चलते हैं, इस कार्बन को सी लिखे, इसके डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट किया डबल बॉन्ड,
ये डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन और इस कार्बन को हम लिख लिए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इससे डायरेक्ट कनेक्ट एक कार्बन, उस पे प्लस चार्ज है। हम पहला नंबर कंडीशन आपको यही बताए थे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर उससे डायरेक्ट कनेक्ट प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो या फिर लॉन पेयर हो, कोई भी यदि डायरेक्ट कार्बन पे रहे तो वह रेजोनेंस का कंडीशन कहलाता है और रेजोनेंस का कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन को हम लोग इसको क्या किए, इसको हम चेन में लिख दिए, यहाँ पे रिंग में था, इसको हम क्या कर दिए, ओपन कर दिए, ये क्या हो गया, रेजोनेंस का कंडीशन में है, तो हम क्या कर लिख दिए, यस लिख दिए। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले यस आप नोट करके लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। रेजोनेंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे पता करें, तो आपको एक चीज याद रखना है, जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस वह ज्यादा उतना ही ज्यादा वह स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑर्डर जब भी आप चेक करेंगे, आप ये चेक करेंगे जिस भी कंपाउंड, जिस भी ग्रुप में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसमें उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। चलिए आपको इस चीज को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तब आपको फिर समझ में आएगा। ठीक है, आपको हमने क्या कहा, जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस उसमें उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट ए मिनट, आप 1 मिनट रुकेंगे। बेंजीन 6 बॉन्ड का एक कार्बन है, एक यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस। ठीक है, एक दूसरा 6 बॉन्ड का कार्बन है, उस पे 2 जगह डबल बॉन्ड है, 1 जगह प्लस। आप सबसे पहले ये देखो, ये दोनों क्या रेजोनेंस का कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, 3 कंडीशन जो बताए उस कंडीशन में से ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। हम सबसे पहले चेक करते हैं इस वाले ग्रुप में, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, उससे डायरेक्ट कनेक्ट है कार्बन जिसपे प्लस चार्ज। इसका मतलब ये रेजोनेंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। पहली बात, इधर से जब देख रहे थे रेजोनेंस को सेटिस्फाइड किया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और इससे डायरेक्ट कनेक्ट एक कार्बन है जिसपे प्लस चार्ज है, तो ये भी रेजोनेंस से सेटिस्फाइड किया। अब इस पे चेक करेंगे, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उससे कनेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो मतलब इधर से भी जाने से रेजोनेंस को सेटिस्फाइड किया, रेजोनेंस को सेटिस्फाइड किया। लेकिन यहाँ पे एक बार किया, यहाँ पे क्या किया, 2 टाइम्स किया, यहाँ पे क्या किया, 2 टाइम्स, एक बार इधर से एक बार इधर से। लेकिन यहाँ पे एक ही बार किया। हम क्या बोले, रेजोनेंस, जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस वह उतना ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन करेगा, जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस उसमें उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ 2 बार हुआ, यहाँ 1 बार हुआ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज ग्रेटर देन बी। ए मतलब ये दोनों में ज्यादा कौन स्टेबल है, ए है या बी है। आप कमेंट करें, ए है या बी है स्टेबल, बी है, क्योंकि इसमें 2 टाइम्स रेजोनेंस हुआ। हम बताए जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस हुआ उतना ज्यादा स्टेबल। एक क्वेश्चन देख लिया, अब दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पे जस्ट 1 मिनट में आ जाएगा। सिक्स बॉन्ड का कार्बन था, यहाँ पे भी क्या है, 2 जगह डबल बॉन्ड है और इस पे क्या है, प्लस चार्ज है, और एक 6 बॉन्ड का और कार्बन है, यहाँ पे क्या है, 3 जगह डबल बॉन्ड है और यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये चेक करो, ये दोनों में दोनों रेजोनेंस को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, दोनों जो है रेजोनेंस का कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां से चेक करोगे, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब इधर से जाने से सेटिस्फाइड कर लिया। अब इस पे देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों पे क्या है, डबल बॉन्ड, और इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो इधर से भी सेटिस्फाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ जटिल मामला है, इस कार्बन को लिखते हैं। मान लो यहां से हम स्टार्ट किए, क्या लिखे, कार्बन लिए, इस पे प्लस चार्ज लिख दिए। अब इससे डायरेक्ट यहाँ पे कार्बन है, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन हो गया, उससे फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर इससे कनेक्ट डबल बॉन्ड कार्बन है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक कार्बन, कार्बन प्लस,
फिर ये कार्बन, ये यहाँ पे लिख दिए, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड दे दिए। फिर इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। जैसे इस कार्बन पे आए तो इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन डबल बॉन्ड से, एक कार्बन डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लेकिन ये प्लस वाला ग्रुप तो हम बताए नहीं। ये हम कब बताए थे? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। लेकिन इस कंडीशन में आपको हम कोई भी रेजोनेंस का कंडीशन नहीं बताए, तीनों में से ये नहीं बताए। हम जो आपको इस पे बताए थे, इस पे चार्ज वाला ग्रुप मेरा नहीं था, यहाँ पे चार्ज आ गया, इसके वजह से ये रेजोनेंस के कंडीशन में है ही नहीं। ये रेजोनेंस के कंडीशन में जब नहीं है, इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? दोनों में ज्यादा कौन स्टेबल होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो A इज ग्रेटर देन B, मान लेते हैं इसको A, इसको B, तो A इज ग्रेटर देन B, इसका आंसर हो गया। B क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये रेजोनेंस का कंडीशन में नहीं आया, ठीक है, इसलिए B नहीं हुआ। आगे देखते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहला कंडीशन मेरा क्या था? कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर डायरेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज था, ठीक है। अब इसका वैलेंसी हम पूरा कर लेते हैं। CH2 यहाँ हो गया, यहाँ कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है तो CH हो गया, यहाँ पे कार्बन के साथ एक बॉन्ड, एक प्लस चार्ज CH2, ठीक है। ये हम वैलेंसी पूरा कर लिए। तो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये रेजोनेंस का कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। इससे क्या करेंगे? हम इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बोले हम? दो तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक स्ट्रक्चर, और रियल और हाइब्रिड स्ट्रक्चर मतलब वास्तविक, ठीक है। वह रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, लेकिन हम समझते हैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कैसे बनता। सबसे पहले ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इसके पास प्लस देखते ही मेरा मन में एक ख्याल आता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा इससे, किससे लेना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन इससे लेना चाहेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। अब देखते हैं क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहली बात क्या देखिए, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आया, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्यों? क्योंकि ये जब बॉन्ड इधर टूट के आएगा, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और इलेक्ट्रॉन की जब भी कमी रहेगी हमको रेजोनेंस में, तो पाए वाले बॉन्ड, उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे, पाए इलेक्ट्रॉन, वह क्या होगा? डीलोकलाइज होगा। तो डीलोकलाइज होकर के यहां से शिफ्ट कर गया इधर। जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन देने जाएगा, क्योंकि ये क्या था? इलेक्ट्रॉन की कमी थी, प्लस चार्ज थी। जैसे ये देगा, इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। कैसे क्या हुआ आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो भैया, हुआ क्या? यहाँ पे प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज होने की वजह से ये पाए बॉन्ड के पाए इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ गया, इसको देने गया इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ तो डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसके वजह से यहाँ प्लस चार्ज आ गया। ये क्या हो गया? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। क्या हो गया? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दोनों मेरा क्या हो गया? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। दोनों क्या हो गया? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। आप सिंपल सोचो, यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था, इससे डायरेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज था। इसी को हम क्या किए? उल्टा करके लिख दिए, कार्बन कार्बन वाला इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बन गया 2। अब हम क्या करेंगे? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भैया? दोनों के सम से बनेगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को जब मिलाएंगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे लास्ट में क्या? CH2, उसके बाद क्या? CH, उसके बाद है CH2, ठीक है।
यहाँ पे क्या है CH2 CH बीच में, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2 है, CH CH2 क्या है, सेम सेम है दोनों जगह, तो हम क्या लिए CH2 CH2 CH बीच में लिख दिए। अब देखो भैया यहाँ पे 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये हुआ, 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 बॉन्ड, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो 1.5 बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड पूरा, उसके बाद आधा बॉन्ड। ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड, तो क्या हो गया, 2 + 1 3 बॉन्ड, 3 को जब हम डिवाइड देंगे 2 से, हाफ करेंगे तो 1.5 बॉन्ड, एक बॉन्ड पूरा, एक बॉन्ड हाफ बॉन्ड। ठीक है, क्या हो गया, एक बॉन्ड पूरा, एक बाद पार्शियल बॉन्ड आ गया, पार्शियल। ठीक है, अब देखो भैया जब पार्शियल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्या प्लस चार्ज है, इस पे भी क्या हो गया, पार्शियल चार्ज आ जाएगा, और इधर भी क्या, एक जगह प्लस चार्ज है, एक जगह प्लस चार्ज नहीं, इस पे भी प्लस चार्ज का पार्शियल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यही होता है रियल स्ट्रक्चर, यही होता है रियल स्ट्रक्चर। कैसे हुआ आप समझ में आपको आ गया होगा। देखो भैया 2 हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इधर से टाना तो इधर चले गया, ये आप सिंपल समझ सकते हो, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था, इसके साथ डायरेक्ट कार्बन प्लस था, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इतना समझो सिंपल। जब इसको इस तरह लिख सकते हैं तो 2 स्ट्रक्चर बन गया। अब इससे हम क्या किए, कॉमन बना करके हाइब्रिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किए, 2 बॉन्ड + 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड को जोड़ेंगे तो एक बॉन्ड पूरा होगा और दूसरा बॉन्ड आधा होगा। ठीक है, और चार्ज जो है एक पे चार्ज है एक पर नहीं है, तो पार्शियल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज लेकर के एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। देखिए भैया नेगेटिव चार्ज जब आ जाएगा तो क्या होगा, वह भी आप समझ लो। नेगेटिव चार्ज जब भी आएगा, यहाँ मान लो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, उससे डायरेक्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, पहले क्या था पॉजिटिव, अब आ गया नेगेटिव, ये भी कंडीशन रेजोनेंस का सेटिस्फाइड कर रहा है। जब भी रेजोनेंस का कंडीशन सेटिस्फाइड ये कर रहा है, अब इससे हम क्या करेंगे, सिमिलर एक कंपाउंड और बनाएंगे, क्या, इसका कोलोन टाइप का। देखो भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन अपना यहां देगा, इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा, तो जब भी डोनेट करेगा, जैसे ये डोनेट किया तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ जैसे डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन 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 ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ माइनस चले जाता है, ये बॉन्ड क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है इस पे, और इस पे हो जाता है माइनस चार्ज, क्या होता है माइनस चार्ज, ऐसा होता है, आप इतना मान के चलो। जैसे देखो ये क्या हुआ, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को जैसे देगा, इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन जैसे दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, जैसे डबल बॉन्ड आया तो ये बॉन्ड जो था डबल बॉन्ड, ये इधर आने के वजह से ये अपना तोड़ के इस पे चल जाता। ठीक है, तो इस पे माइनस चार्ज, आप ऐसे भी समझ सकते हो, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, उससे डायरेक्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये हुआ इस तरह से। हम उसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसा, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, हम हाइब्रिड बनाएंगे, तो सेम कंपाउंड सेम लिख दिए, सब कुछ लिख दिए, CH बीच में था CH लिख दिए। अब 2 + 1 2 + 1 3/2 1.5, तो एक बॉन्ड पूरा आधा, फिर 2 + 1 2 + 1 3/2 1.5, एक बॉन्ड पूरा फिर आधा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, इस पे चार्ज नहीं, इस पे माइनस चार्ज है, तो क्या होगा डेल माइनस, अब इस पे चार्ज है इस पे नहीं है तो डेल माइनस, ये हो गया मेरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर माइनस वाला केस में, और ये हुआ मेरा, इसी को बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो फ्री रेडिकल का केस में हम क्या बोलते हैं, या तो प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज या तो फ्री रेडिकल या फिर लोन पेयर हो, तो तीनों क्या होता है, रेजोनेंस का कंडीशन में आता है। अब फ्री रेडिकल वाला केस में समझा देते हैं आपको थोड़ा, बस और थोड़ा सा है, समझ लो भैया। तो क्या है, यहाँ पे मेरा क्या है था, फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल जब भी आता है, हम आपको बोलते हैं फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन की तरह समझो, प्लस चार्ज की समझो। यदि यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ कार्बोकेटायन की तरह हम समझते हैं। फ्री रेडिकल मतलब क्या, आप कार्बोकेटायन की केस ले सकते हो, आप उसी की तरह समझ सकते हो, यहाँ प्लस चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की
कमी है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे लेना चाहेगा। जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी और यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब सिंपल समझो, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी लिख दिए कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इसी को हम इधर लिख दिए। दोनों लिखने का नजरिया है और समझाने के लिए आपको हम वह चीज करके समझा दिए, ठीक है। आप समझ भी गए और लिखने के साथ आप यदि नहीं समझे तो आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो, एक बार हम इस तरह लिखे, दूसरी बार हम इधर से लिखे। अब दोनों से क्या करेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 बॉन्ड प्लस 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बटे 2 1.5 हो गया, फिर 2 बॉन्ड प्लस 1 3 बटे 2 1.5 हो गया। अब देखो भैया, इसके पास फ्री रेडिकल नहीं है, इसके पास रेडिकल है, तो डेल रेडिकल हो जाएगा। इसके बाद भी पार्शियल डेल रेडिकल मतलब क्या, पार्शियल रेडिकल, पूरा तो नहीं है, दोनों से हम बना रहे हैं, दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। हाइब्रिड मतलब क्या, दोनों को मिक्स करना। जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो क्योंकि अब देखो भैया, ये जो मेरा बॉन्ड भी बना तो दोनों को मिक्स करके ही बना, दोनों को मिक्स करके ही बना, तो ये भी चार्ज या रेडिकल कुछ भी रहेगा तो उस दोनों को मिक्स करके बनेगा। हम जब भी दोनों को मिक्स करेंगे, यहाँ देखते हैं एक के पास है एक के पास नहीं है, तो क्या हो गया, पार्शियल रेडिकल। यहाँ पे भी क्या हो, पार्शियल रेडिकल। आप इस तरह करके उस दोनों वाले केस में भी समझ सकते हो। हम जब भी हाइब्रिड का फॉर्मेशन किए तो दोनों को मिक्स करके किए, ठीक है। चार्ज जो आया लास्ट में हाइब्रिड में, वह पार्शियल चार्ज आया या फिर पार्शियल रेडिकल आया, ठीक। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आपको तीनों लेकर के हम समझा दिए, आपका ये भी कंप्लीट हो गया। आप रेजोनेंस में अभी तक क्या क्या पढ़ लिए उसको हम एक बार आपको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको बताएंगे, ठीक है। रेजोनेंस के अंदर हम क्या पढ़े, पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। उसके बाद हम क्या देखे, कंडीशन देखे, रेजोनेंस का 3 कंडीशन देख लिए। उसके बाद हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिए, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिए। उसके बाद मेरा स्टेबिलिटी बच गया, स्टेबिलिटी पढ़ लेते हैं। उसके बाद रेजोनेंस का मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप उसके बाद जीओसी जाकर के बनाओगे तो आपका जीओसी पूरा कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है भैया। कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी करने में हम एक वर्ड याद करेंगे, पियोन। क्या है, पियोन। जब भी हम रेजोनेंस का कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी में, हम याद करेंगे क्या, पियोन, PION। तीनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। PI मतलब हो गया पाई बॉन्ड, PI मतलब पाई बॉन्ड, O मतलब ऑक्टेट, O मतलब ऑक्टेट, N मतलब न्यूट्रल, N मतलब न्यूट्रल। हम क्या बोले, जब भी कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी का, किसका, स्टेबिलिटी का, रेजोनेंस का, तो हमको याद रखना पड़ेगा क्या, पियोन, PION, पियोन, PION, पियोन। PI मतलब पाई, O मतलब ऑक्टेट, N मतलब न्यूट्रल। अब इसका मतलब आपको समझाते हैं क्या, जब भी हम कंपेयर करेंगे दोनों में चेक करेंगे किसमें ज्यादा पाई बॉन्ड है। मोर पाई बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड नहीं हुआ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई भी बॉन्ड ले सकते हो, ठीक है। जिसमें जितना ज्यादा पाई बॉन्ड वह उतना ज्यादा स्टेबल, पहला कंडीशन, ठीक है। पहला पॉइंट, PI का मतलब समझ गए। O मतलब ऑक्टेट, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीटेड, उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए। उसके बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज प्रीफर्ड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को पहले हम प्रीफर्ड करेंगे। PION हम बोले, पाई, O ऑक्टेट, N न्यूट्रल, मतलब सबसे पहले हम दोनों में क्या चेक करेंगे, पाई। जब पाई सेम हो जाएगा तो हम ऑक्टेट चेक करेंगे, ऑक्टेट सेम हो जाएगा तो न्यूट्रल चेक करेंगे। जब न्यूट्रल रहेगा तो हम चार्ज को करेंगे। इफ चार्ज इज प्रेजेंट, नेगेटिव शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर रहेगा, अब पॉजिटिव ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर रहेगा। समझे, कब, देखो भैया ये आपको थोड़ा देर में आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीटली। जितना हम बोल रहे हैं आप उसको सिर्फ उतना ग्रहण करते जाओ, आप उतना लेते जाओ। हम क्या बोले, जब भी रेजोनेंस का स्टेबिलिटी कंपेयर करने बोले तो हमको दिमाग में आना चाहिए PION, पियोन। सबसे पहले क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, जिधर जितना ज्यादा पाई बॉन्ड वह उतना ज्यादा स्टेबल, उस वह देख लिए। यदि वह सिमिलर है दोनों में उससे आगे बढ़ेंगे। O यदि ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों में तो फिर अगला बढ़ेंगे। न्यूट्रल, यदि दोनों ही स्पीशीज क्या है, न्यूट्रल है, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे चार्ज। यदि चार्ज है दोनों पे, यदि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में चेक करेंगे, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम रहेगा उसके पास नेगेटिव ज्यादा
उसके पास नेगेटिव हो तो वह ज्यादा स्टेबल होगा। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे दो एलिमेंट है, दोनों के पास हम PiON चेक कर लिए, सब चीज क्या है इधर सिमिलर है, तो उसके बाद जब हम नेगेटिव चार्ज पे पहुंचेंगे तो दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसमें चेक करेंगे दोनों में से किसके पास, दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वह स्टेबल ज्यादा होगा। जब नेगेटिव भी सेम हो जाए तो हम क्या चेक करेंगे, पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव में चेक करेंगे दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा उस पे प्लस चार्ज रहेगा और वह ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, PiON चेक करने के बाद हम फॉरवर्ड सबसे पहले पाई देखेंगे, उसके बाद ऑक्टेट, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद यदि चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज देखेंगे, नेगेटिव चार्ज, उसके बाद फिर पॉजिटिव चार्ज। जब ये सब कंडीशन देखने के बाद ये सब में कुछ भी नहीं आएगा तो हम क्या देखेंगे, यदि प्लस माइनस दोनों एक साथ है तो प्लस माइनस क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, तो दोनों क्या होना चाहिए, शुड बी क्लोज, शुड बी क्लोज, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यदि प्लस माइनस प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, अवे होना चाहिए, एक दूसरे से दूर होना चाहिए। आपको जितना बोले आपको इतना दिमाग में रखना, पियोन रखना, और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यदि प्लस माइनस एक ही साथ हो ये दोनों क्लोज होना चाहिए, यदि प्लस प्लस एक साथ हो तो ये दोनों दूर होना चाहिए, यदि माइनस माइनस एक साथ हो तो ये भी दोनों दूर होना चाहिए। प्लस माइनस अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अट्रैक्ट मतलब पास, प्लस प्लस अपोजिट चार्ज मतलब रिपेल ईच अदर, मतलब दूर दूर, माइनस माइनस रिपेल ईच अदर मतलब दूर दूर। ठीक है, इतना कंसेप्ट लिए। अब इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर आ जाएगा हम क्या बोल रहे थे। ठीक है भैया, अब देखो भैया इसमें हम चेक करते हैं, दोनों पे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके अभी जो बताए हम कंसेप्ट उससे आप हमको इसका आंसर बताओ। हम क्या बोले, जब भी रेजोनेंस वाला कंडीशन आए, रेजोनेंस वाला कंडीशन में आने पे देखो सबसे पहले ये देखो रेजोनेंस में है या नहीं है। देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या कार्बन के साथ कोई दूसरा भी है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो क्या है, कार्बन मतलब यहाँ पे आप ये देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यदि इस पैटर्न में हो तो वह रेजोनेंस में होता है। जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लेकिन किसी पे भी चार्ज वगैरह नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस में है। उसके बाद इसके में देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक जगह डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अब उससे डायरेक्ट कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये भी रेजोनेंस में है। ठीक है, जब दोनों रेजोनेंस में है हम क्या बोले, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए दोनों का, तो सबसे पहले PiON मेरा दिमाग में आना चाहिए। तो पाई पाई बॉन्ड देखेंगे दोनों में कितना है, इसमें एक है, दो है, दो है, इसमें क्या एक, 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, कितना, 1 पाई बॉन्ड। दोनों में ज्यादा किसके पास है, इसके पास, तो जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा स्टेबल। आंसर क्लियर हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतना ही है। उसके बाद देखो इसमें चेक करो, इसमें जब चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, पाई एक है, और यहाँ पे भी क्या, पाई एक, दोनों में भैया पाई एक। पहले इसको हम मीटर देते हैं। ठीक है, दोनों में क्या है, दोनों में एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, पाई वाला कंसेप्ट खत्म। अब वो देखेंगे, वो क्या है, दोनों का कंप्लीट है, वो दोनों का कंप्लीट। एन देखेंगे, न्यूट्रल तो है नहीं, ठीक, अच्छा न्यूट्रल भी है, दोनों क्या है, न्यूट्रल है, दोनों क्या है, न्यूट्रल है। अब नेगेटिव चार्ज वाला देंगे, हम क्या बोले, नेगेटिव शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसके पास नेगेटिव रहे तो वह ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखो भैया यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, हम जानते हैं। अब यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने में कंफ्यूजन होता है, तो आपको एक चीज हम रटा देते हैं, आप उसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, FON फोन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, ClBr क्लेबर, फोन क्लेबर, ISC PH, ISC PH, सबसे ज्यादा फोन F में
उसके बाद O में, उसके बाद N में, उसके बाद क्लोरीन में, उसके बाद ब्रोमीन में, उसके बाद I में, उसके बाद S में, उसके बाद C में, उसके बाद P में, उसके बाद H में। इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले फोन रट लेंगे, उसके बाद क्लेबर CLBR, उसके बाद ISC बोर्ड होता है, ISC इस तरह याद कर लो। पीएच जानते हो आप, पीएच, ठीक है। फोन क्लेबर ISC पीएच, फोन क्लेबर ISC पीएच। इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। इधर जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इधर सबसे ज्यादा, इधर जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर किसके? फ्लोरीन में, उसके बाद ऑक्सीजन में, उसके बाद नाइट्रोजन में, उसके बाद क्लोरीन में, उसके बाद ब्रोमीन में, उसके बाद आयोडीन में, उसके बाद सल्फर में, उसके बाद कार्बन में, उसके बाद फास्फोरस में, उसके बाद H में। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन में, उसके बाद ऑक्सीजन में। यहाँ पे क्या क्या? एक भैया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। हम क्या बोले? नेगेटिव चार्ज देखने के लिए, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, तो वह ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आपको हम ये लिखा दिए। आप इसमें देखो, पहले कौन है? पहले ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन का ज्यादा, कार्बन बाद में, कार्बन का कम। इसका मतलब ये इसका आंसर होगा, ये वाला आंसर शुड बी करेक्ट। इसी तरह हम प्लस वाला में चेक करेंगे, दूसरा एग्जांपल लेकर के, जिसपे प्लस चार्ज हो जब दो में, आप चेक करोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा कौन है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद यदि पास हो दोनों, प्लस माइनस पास हो, तो वह ज्यादा स्टेबिलिटेड होगा, और प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए, ठीक है। आपको इस चेक करने के लिए आपको 2 क्वेश्चन के थ्रू हम आपको ये भी बता दिए कैसे होता है, ठीक। में अभी तक हम लोग क्या पढ़े? पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, उसके बाद उसका स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं वह देख लिए, उसके बाद ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख लिए, क्या देखे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को भी देख लिया हम। अब देखते हैं क्या? एरोमेटिक फैमिली। क्या देखते हैं? एरोमेटिक फैमिली। एरोमेटिक फैमिली चेक करने के लिए आपको 2 चीज सीखना पड़ेगा। क्या? एक अपना एरोमेटिक, एरोमेटिक, और दूसरा होता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। क्या होता है? एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक का कंडीशन होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि हम कभी भी चेक करेंगे तो ये कंडीशन यदि सेटिस्फाइड होता है, वह होता है एरोमेटिक। उसी का अपोजिट हो गया एंटी एरोमेटिक, ये होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम n के जगह क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब 0 पुट के देखो, 4 इंटू 0 मतलब 0, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12 डैश डैश डैश। यदि किसी के पास 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ये किसी के पास भी इस तरह का इलेक्ट्रॉन होगा तो वह होगा एंटी एरोमेटिक। क्या होगा भैया? एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होगा? जब n के जगह हम 0 रखें, 1 रखें, 2 रखेंगे, डैश डैश। अब चेक करो भैया, 4 इंटू 0 प्लस 2, तो 4 इंटू 0 0, अब प्लस 2 मतलब 2 आ गया। 4 इंटू 1, यहां अब 1 रख कर देखेंगे n के जगह, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6, 4 इंटू 2 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 4 इंटू 3 4 2 जा 12 प्लस 2 14, 2 6 10 14। इस तरह के पैटर्न में यदि आए डैश डैश, आप बोलोगे वह होता है एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। तो अभी तक हम क्या बोले? दो एरोमेटिक फैमिली में अभी तक हम 2 चीज का जिक्र किए हैं, एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक, एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या हुआ? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक क्या हुआ? 4 पाई पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 यदि हो तो वह एरोमेटिक, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वह एंटी एरोमेटिक
और इसके अलावा जो भी होगा वह रिमेनिंग क्या हो जाएगा अपना नॉन एरोमेटिक। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। और जो बचा क्या होगा? रिमेनिंग और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक फैमिली में 3 तरह का होता है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या हो गया? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों कंडीशन में जो नहीं आए वह हो गया नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, और जो दोनों में नहीं है वह नॉन एरोमेटिक। ठीक है भैया, यहां तक समझ गए? अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखो भैया, अब स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं इस कंपाउंड में। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक, उसके बाद सबसे कम होगा एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा हम क्या बोले? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, जो दोनों में नहीं होगा वह नॉन एरोमेटिक। अब स्टेबिलिटी की जब बात आती है तो सबसे पहले होगा एरोमेटिक वाला, उसके बाद सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक, सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक, और बीच में आएगा वह नॉन एरोमेटिक वाला। बीच में क्या आ गया? नॉन एरोमेटिक वाला। सबसे लास्ट में क्या चलेगा? एंटी एरोमेटिक, सबसे पहले एरोमेटिक। फिर से बोलते हैं, सबसे पहले एरोमेटिक, बीच में आ गया नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक लास्ट में चले। ठीक है भैया, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ। अब देखो भैया, इसमें चेक करो, हम क्या बोले? पाई इलेक्ट्रॉन चेक करने। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो और दोनों में चेक करके बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो भैया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। पाई इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए, पाई इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि नेगेटिव चार्ज हो तो वह भी जुटता है। या फिर तीसरा कंडीशन, यदि लोन पेयर हो उसके पास तो वह भी जुटता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन को चेक करने में, पाई इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हम क्या बोले? पाई इलेक्ट्रॉन जब भी चेक करना पड़े तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसको देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव वाला है तो उसको देखेंगे, उसके बाद यदि लोन पेयर है तो उसको भी जोड़ लेंगे। तो देखो भैया, यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड है? एक ही पाई, एक पाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल में एक सिग्मा एक पाई, मतलब एक बॉन्ड में 2 पाई। एक बॉन्ड में, सॉरी, यहाँ पे कितना है? डबल बॉन्ड। यदि ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई। यहाँ पे एक ही बॉन्ड मेरा पाई है। यदि एक बॉन्ड पाई है तो उसमें एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस पे है। ठीक है भैया, अब इस पे चेक करते हैं। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एक है, तो एक सिग्मा एक पाई। यदि एक पाई है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम क्या बोले? जब भी पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उसमें नेगेटिव वाला भी लेंगे। इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। देखो भैया, यहाँ पे कितना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसके केस में आता है? ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक के केस में आ जाता है। एंटी एरोमेटिक, हम क्या बोले? एंटी एरोमेटिक। 4 पाई आ गया एंटी एरोमेटिक, और 2 पाई आ गया एरोमेटिक के केस में। 2 पाई आ गया एरोमेटिक के केस में। कैसे आएगा? जैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन था, तो n की जगह यदि हम 0 लिखते हैं तो 4 × 0 क्या हो गया? 0, और आ गया 2 पाई। ये आ गया मेरा एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। अब दोनों में हम चेक करेंगे, दोनों में स्टेबल कौन ज्यादा? एरोमेटिक पहले आता है तो एरोमेटिक ज्यादा होगा, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले ज्यादा स्टेबल होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले से। ठीक है भैया, अब देख लो, ये लिख लेना भैया तुम, हम मिट देते हैं। ये क्या था मेरा? एरोमेटिक, एरोमेटिक। ये हो गया एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। दोनों में ज्यादा एरोमेटिक वाला होता है। अब इसमें चेक करो, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? देखो भैया, इस पे क्या है? 2 डबल बॉन्ड है, एक यहाँ एक यहाँ। 2 डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई एक होगा, एक पाई बॉन्ड है।
एक पाई बॉन्ड इसमें, एक पाई बॉन्ड इसमें, तो दो पाई बॉन्ड। जब दो पाई बॉन्ड है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इधर से 4 इलेक्ट्रॉन आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, तो कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, यहाँ पे मान लो 1 रख के देखते हैं, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6 पाई, ये मेरा आ गया एरोमेटिक के केस। एरोमेटिक के केस में आपको दो फॉर्मूला याद करना, 4n+2, एक आता 4n, 4n हो जाता है एंटी एरोमेटिक, और 4n+2 एरोमेटिक, तो 4n+2 वाला हम कैसे हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। अब देखो भैया इसमें, इस पे क्या है, दो बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक पाई है, इसमें एक पाई है, तो दो पाई बॉन्ड हो गया। दो पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला किसमें, इसमें आ गया 4 इंटू 1 4, एंटी एरोमेटिक। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये खुद से करने का चीज हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। एंटी एरोमेटिक आना था, हम क्या बताए, एरोमेटिक, उसी का अपोजिट एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, आपको हम चीज बता रहे हैं। देखो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए एक क्या होना चाहिए, साइकिल होना चाहिए। साइकिल होने के बाद उसका जो है वह कंजुगेटेड 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 रेजोनेंस को फॉलो करना चाहिए। देखो भैया कंजुगेटेड रेजोनेंस का मतलब क्या होता है उसको समझो। जैसे ये कार्बन और ये कार्बन है, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन पे प्लस चार्ज है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं तो रेजोनेंस का कंडीशन को वो फॉलो कर रहा। लेकिन जब ये एक साइकिल है, इसमें ये भी कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन ये रेजोनेंस में कार्बन नहीं है, ये क्या हो गया, कंजुगेटेड रेजोनेंस में नहीं आया। तो कंजुगेटेड रेजोनेंस में नहीं आएगा और ये साइकिल है, तो ये एरोमेटिक एंटो एरोमेटिक नहीं होगा, एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। हम क्या बोले, एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक के दो कंडीशन थे, एक कंडीशन उसको साइकिल होना जरूरी है, दूसरा वह कंजुगेटेड रेजोनेंस में होना चाहिए, लेकिन ये दोनों में ये नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। लेकिन आप यदि ऐसे चेक करते तो यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड हुआ, एक पाई में दो इलेक्ट्रॉन, तो दो पाई इलेक्ट्रॉन होगा। सिंपल देखो, इसमें दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड में एक बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। दो देखते ही आप क्या कर देते, एरोमेटिक मारते, लेकिन एरोमेटिक ये नहीं है क्योंकि ये कंजुगेटेड रेजोनेंस नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। हम क्या बोले, रिमेनिंग ऑल क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। तो ये मेरा अपन का नॉन एरोमेटिक वाला कंडीशन हो गया। क्या हो गया, एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक का अपोजिट एंटी एरोमेटिक, और जो बचा, जो दोनों में से नहीं होगा वह नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का कंडीशन क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एंटी एरोमेटिक क्या क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और दोनों में से जो नहीं होगा वह नॉन एरोमेटिक। और सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या था, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने का, वह एक साइकिल होना चाहिए और वह कंजुगेटेड रेजोनेंस में होना चाहिए, जो यहाँ पे कंजुगेटेड रेजोनेंस में नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो, ये तो कंजुगेटेड रेजोनेंस में है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर से भी चेक करते हैं तो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कनेक्ट है कार्बन, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कनेक्ट, ये क्या है, कंजुगेटेड रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस का कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे हर एक कार्बन क्या है, रेजोनेंस का कंडीशन में सेटिस्फेक्शन में योगदान दे रहा, अपना पार्टिसिपेट दे रहा। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में इस कार्बन का कोई भी पार्टिसिपेट, इस कार्बन का कोई भी पार्टिसिपेट नहीं था, ठीक है। इसमें आप चेक करेंगे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले 1 2 3 बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखते ही मेरा दिमाग में आना चाहिए एरोमेटिक, क्योंकि 4n+2 का कंडीशन में ये आ जाता है, ठीक है। अब इस पे चेक करेंगे, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इससे डायरेक्ट कनेक्ट एक क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पे क्या होता है भैया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। हम क्या बोले थे, लोन पेयर होता है,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे डायरेक्ट एटम पे यदि क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या फिर लोन पेयर हो, या फिर फ्री रेडिकल हो। यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट, क्या लोन पेयर प्रेजेंट। तो अब देखो यहाँ पे एक क्या होगा, पाई बॉन्ड ये हो गया, एक पाई बॉन्ड ये हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। मेरिक इफेक्ट देखो भैया, रेजोनेंस रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं, आप इसको लेकर के चलो, दोनों सेम होता है। मेजोमेरिक इफेक्ट जस्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर के हम समझेंगे। यदि इंडक्टिव इफेक्ट आप पढ़ लियो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में भी क्या था, एक माइनस आई था, एक प्लस आई था। मेजोमेरिक में भी क्या हो, एक प्लस एम एक माइनस एम, क्या होगा, प्लस एम माइनस एम। अब माइनस देखते ही हमको क्या आता, पुल वाला कंसेप्ट आता है। क्या, पुल, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और प्लस देखते ही होता क्या, पुश, इलेक्ट्रॉन को वह पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम जो है उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और माइनस वाला ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, पुल कर लेगा। हम क्या बोले थे, यदि माइनस दिखे तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्या करेगा, पुल कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को वहां से टेक अवे कर लेगा, टेकिंग इलेक्ट्रॉन अवे, टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंजुगेटेड सिस्टम, मतलब कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। यदि हम प्लस देखते हैं तो कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, डोनेट कर देगा, पुश कर देगा। ठीक है, ये पुश पुल से कंसेप्ट हो जाएगा। इसमें ये ग्रुप आते हैं, O माइनस, NH2, NHR, OR, NHCOR, OCOR, PH, हेलोजन, NO। आप पूरा इसको रट लोगे, आप नहीं तो गूगल कर लेना, प्लस एम मेजोमेरिक का ट्रिक कैसे याद करें। ठीक है, करोगे तो आ जाएगा, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आ जाएगा, कोई ना कोई दे दिया होगा। देखो भैया, उसके बाद क्या है, माइनस एम ग्रुप में NO2, CN, CHO, C डबल बॉन्ड O, COOH, COR, ये ग्रुप आते हैं। इसको सिर्फ आप दिमाग में रख लो, नहीं भी रखोगे कोई बात नहीं, आपको आगे पढ़ेंगे, आपको ये सब का कहीं भी जरूरत नहीं होगा। ठीक है, आप एज ए नॉलेज आप ये दिमाग में रखना है, जो आपको ये हम पढ़ाए थे। ठीक है भाई, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, रेजोनेंस का है, इसका बहुत ज्यादा नहीं है। आप यदि याद कर भी लेते हो तो अच्छा बात, नहीं करते हो तो कोई बात। देखो भैया, जब हम कंजुगेशन को हम चेक करेंगे, कंजुगेशन में है या नहीं है, ठीक है, कंजुगेशन में है या नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, लोन पेयर को ले लेंगे, पॉजिटिव चार्ज को ले लेंगे, नेगेटिव चार्ज को ले लेंगे, डबल बॉन्ड को ले लेंगे। क्या बोले, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ऑल दिस पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन। कंजुगेशन को चेक करने में ये सारे हमको हेल्प करेंगे। देखो, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंप्लीटली विल बी ट्रांसफर्ड इन प्रेजेंट ऑफ रिएजेंट। यदि रिएजेंट का प्रेजेंट हो तो पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर्ड हो जाता है। वहां क्या था, डीलोकलाइजेशन होता था पाई इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहाँ पे यदि रिएजेंट प्रेजेंट हो तो पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर्ड हो जाता है। कैसे ट्रांसफर्ड होगा वह देखो, इसमें भी दो पार्ट है, एक प्लस सी, एक माइनस सी। प्लस ई में क्या हुआ, ट्रांसफर पाई इलेक्ट्रॉन टू दैट एटम ऑन विच रिएजेंट अटैच। कहने का अर्थ ये हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन उस पे ट्रांसफर होगा ऑन विच रिएजेंट अटैच, जिसपे रिएजेंट अटैच हो। जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड का कार्बन था, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे आया प्लस चार्ज, इस पे आया माइनस चार्ज। अब ये क्या है, रिएजेंट। ये यदि ये क्या है, माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज मतलब क्या, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन यहीं पे है। ये जो बॉन्ड टूटा तो इस पे आ गया क्या, बॉन्ड टूट के इस पे आ गया माइनस चार्ज, इस पे आ गया प्लस चार्ज, इस पे माइनस, इस पे प्लस। मतलब ये जो टूट के आया इलेक्ट्रॉन, ये किस पे आएगा, इस पे। तो पाई इलेक्ट्रॉन यदि रीएजेंट के साथ अटैच है, ऑन विच रीएजेंट अटैच, पाई इलेक्ट्रॉन यदि ये रीएजेंट यदि इसके साथ अटैच है, ये हो जाता है प्लस ही। यदि ये रीएजेंट इसके साथ अटैच होकर के ना इसके साथ यदि रीएजेंट होता है, वह हो जाता है माइनस ही। जैसे देखो, ट्रांसफर्ड पाई इलेक्ट्रॉन टू दैट एटम ऑन विच रिएजेंट डज नॉट अटैच। जैसे मान लो, ये एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे क्या हो गया, माइनस, इस पे हो गया प्लस, इस पे हो गया प्लस। यदि ये Cn, यदि ये Cn माइनस यदि इससे जाकर के जुटा,
ये इसी से जाके जुटा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन के पास जाके जुटा तो ये हो जाएगा प्लस ई। लेकिन यदि ये इससे ना जुट के इससे जुटा, ये हो जाएगा माइनस ई। ये यदि इससे जुटेगा तो क्या होगा, माइनस ई, और यदि ये इससे जुटेगा तो ये हो गया प्लस ई। देखो भैया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो ऐसे मेरे सिलेबस में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको हम पढ़ाए तो इसका आपको इन समरी इन शॉर्ट में आपको हम बताते हैं ये क्या है। ये जो मेरा पाई इलेक्ट्रॉन है, रीएजेंट का प्रेजेंट में कंप्लीट ट्रांसफर्ड हो जाता है। क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन रीएजेंट का केस में, प्रेजेंट में रीएजेंट जब प्रेजेंट हो, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीट ट्रांसफर्ड हो जाता है।